Hello and welcome guys to Saki Physics. आई होप आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के लेक्चर में हम और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे। कल हमने काइनेटिक एनर्जी तक कंप्लीट किया था, तो आज हम एंटर करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी में। क्या होती है, इसके क्या टाइप्स है और वेरियस वेरियस कंडीशंस इससे रिलेटेड। सो लेट अस गेट स्टार्टेड यहाँ पे विथ पोटेंशियल एनर्जी। मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप सभी ने नाइन्थ में पढ़ा होगा या अभी रिसेंटली 11th में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो आपको बताया होगा कि बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट एंड समथिंग। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज इसका बताता हूँ होता क्या है एक्चुअल में ये। तो पहले मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग, फिर आपको समझा देता हूं। इट इज द एनर्जी नीडेड टू move a body against its mean position या स्टेट। अब इसका मतलब क्या है, लेट मी शो हियर। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक या ओके, सपोज दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है और ये कोई हाइट एज है, ठीक है। अभी मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहां पर है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो मुझे काम लगेगा इसको यहां से यहां तक लाने में, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इसकी एक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब दूसरा दूसरा पर्सपेक्टिव इसका मैं बताता हूं आपको। लेट अस कंसिडर स्प्रिंग हियर, ठीक है, एक हेलिकल स्प्रिंग। लेट अस सपोज ये इसका इनिशियल स्टेट है, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूं, चाहे कंप्रेस करूं या एक्सपेंड करूं, लेट मी ड्रा हियर। तो लेट अस सपोज मैं इसी स्प्रिंग को यहां पॉइंट बी तक पहुंचा रहा हूं। अब जो ये एनर्जी मुझे यहां पे इसको लगेगी, मतलब यहां पे देख लो, ये यहां पे था ग्राउंड पे, मस्त था, इसके पास कोई टेंशन नहीं था। अब ये यहां पे जब आया तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई। दूसरा, तो ये इसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगा। मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल से समझाऊंगा। अब दूसरा ये है कि ये इस जगह पे था अपनी मीन पोजीशन में, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं था, मतलब ना तो इसमें कोई कंप्रेशन था ना कुछ एक्सटेंशन। तो अब हमने लेटर सपोज इसको एक्सटेंड किया तो इसमें हमें कोई एनर्जी मिली। तो अब इसके काउंटर में क्या करेगा, यहां पे रेस्टोरिंग फोर्स होगा जो इसको वापस उस इक्विलिब्रियम पे लाना चाहेगा। मान लो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल ऐसी है, मान लो कोई इंसान है जो खामोश बैठा है,
ठीक है, ना किसी से लड़ाई करता है, ना झगड़ा करता है। अब कोई इंसान यहाँ पे आता है जो उसको खामखा थप्पड़ मार रहा है, ठीक है, तो उसने उसको थप्पड़ मारा, तो अब उस इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा। तो यहां पे आप उस चीज को उसी के साथ रिलेट करो, यानी कि ये जो बॉडी है ये वो इंसान है जो चुपचाप बैठा है, जिससे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब कोई इंसान आ गया, इसको यहां पे ले गया, तो ये जब यहां पे आ गया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। दैट मीन्स हम उसको रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, जो इसका गुस्सा आया, अब वो गुस्सा ये किस तरीके से निकालेगा, अबे ऊपर से नीचे गिरेगा, यानी कि जितना इसको गुस्सा चढ़ा था उतना ये खत्म करेगा, उतना ही वापस। फॉर एग्जाम्पल उसने अगर इसको थप्पड़ मारा था तो ये उसको वापस थप्पड़ मारेगा, तो ये अपनी पोजीशन पे आएगा। तो समझ में आया, यानी कि ये क्या है, ये एक एनर्जी है जो कि जरूरत है किसी ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन के अगेंस्ट ले जाना, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेफरेंस। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने रखा है, लेट अस सपोज ये ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, सरफेस ऑफ अर्थ है, तो इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूं, कोई पोजीशन है, कोई शेल्फ है, आपके रूम में कोई शेल्फ होगा अलमारी में, तो उस पर रखा है, तो उसको उससे ऊपर अगर ले जाएंगे, फॉर एग्जांपल उस शेल्फ पे वो स्टेबल था, उसमें कोई टेंशन नहीं था, तो उसके रेस्पेक्ट में उसको पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है इस तरीके से है। ऐसा नहीं है कि भाई वो जो आप हाइट एंड दैट लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम जाते हैं इसके टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसके टाइप्स क्या क्या है, इसके दो टाइप्स है। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि ये होते क्या है। लेट अस सपोज फर्स्ट हम जाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका स्टेटमेंट में यहां पे लिखूंगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू work on any body against the gravity। किस तरीके से यहाँ पे समझते हैं, तो लेट मी ड्रॉ हियर। सपोज ये हमारा ग्राउंड है, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, बॉडी m है। लेट अस कंसिडर ए हाइट h। मान लो यहां पे हमने कोई काम किया जिसकी वजह से ये जो बॉडी है
इसको हमने यहां पे पहुंचा दिया, इसको हमने यहां से यहां पे पहुंचाया। अभी अगर हम बात करेंगे, यहां पे इसके पास क्या फोर्स था, यानी कि वेट था एम जी, वो तो यहां पर भी है एम जी, और ये हाइट एच, हमने डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या किया, डिस्प्लेसमेंट यहां पे हमारा है एच, तो दैट मीन्स कि वर्क जो है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्टेंस। लेट अस सपोज यहाँ पे h डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमने h इसको ले लिया, तो दैट मीन्स कि W ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू F के बदले क्या डालेंगे, mg इंटू h। तो ये है इसका एक्सप्रेशन, यानी कि हमने इसको नीचे से ऊपर लेके गए, तो इसको हमें नीचे से ऊपर ले जाने में mgh अमाउंट ऑफ वर्क लगा, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल एनर्जी। अब हम यहां पे कुछ चीजें इसके रिलेटेड करेंगे। सपोज लेट अस डिनोट इट, लेट अस डिनोट पोटेंशियल एनर्जी बाय V, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट में फर्क देखेंगे, यहां पे भी वेट सेम है, यहां पे भी सेम है यहाँ पे, तो लेट अस कंसिडर ए स्मॉल डिस्टेंस जहाँ पे g में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, अदरवाइज g भी चेंज होता है जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो सपोज ये काफी छोटी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे h था 0, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ गई h, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया इसके साथ h, यानी कि जब हम नीचे से ऊपर गए तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये विथ रेस्पेक्ट टू h चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे लूँ, तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट है h/2, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg इंटू h/2, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है फ्रॉम द above illustration we can say v is equal to f of h, यानी कि f के साथ ये वेरी कर रहा है, यानी कि जब हम h का कोई इनपुट दे रहे हैं, जब हम h में कोई वैल्यू दे रहे हैं, तो उस वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, which implies mgh is equal to d by dh of v, यानी कि ये किसके साथ चेंज हो रहा है, हाइट के साथ, विथ रेस्पेक्ट टू हाइट चेंज इन दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये हम यहां पे लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सिंस सॉरी 1 सेकेंड, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बदले, d बाई डी एच ऑफ एम जी एच, सो विच इंप्लाइज एम जी दैट इज इक्वल टू फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिला, तो विच इंप्लाइज एफ किसके बराबर है फिर, डी वी बाई डी एच। पूरा ध्यान यहाँ पे मैंने क्या किया, डी वी बाई डी एच किया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया इसको v को, तो मुझे क्या मिला mg, जो कि ऑलरेडी f यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, वेट
जो हम बोल सकते हैं। तो हमें क्या पता चला फिर, जो ये डेरिवेटिव है वो किसके बराबर है, एफ के। तो अब अगर हम लिख सकते हैं फिर, अगर हमें अब ये चेंज किस में, यानी कि ये जो dv है, तो इट इंप्लाइज dv इज इक्वल टू एफ टाइम्स डी एच। तो यहां से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो f है ये कांस्टेंट है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, dh। तो अब अगर हमें कंप्लीट चेंज चाहिए, यानी कि डेल्टा v, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल dv, कहां से कहां तक, यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। यानी कि लेट अस सपोज अगर हम इसको xi कंसिडर करते हैं और xf कंसिडर करते हैं, तो xf से xi तक कितना डिफरेंस आ रहा है, xf टू xi, वो टोटल चेंज होगा, विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी एच। तो h क्या था, सॉरी वन सेकेंड, तो यहां पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रल एफ डी एच, पोजीशन क्या है पहले, फाइनल एक्स एफ, कहां तक जा रहा है, ग्राउंड तक, इनिशियल पोजीशन तक, इज इक्वल टू इंटीग्रल डी वी। तो ऊपर में क्या थी, वी एफ, नीचे में क्या आ गई, वी आई। तो यहां पर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं फिर, ये जो है ये बनेगा हमारा, क्योंकि ये अगर इंटीग्रल हम इसका लेंगे तो ये वी आई माइनस वी एफ, यानी कि यहां पे हम सिंपल एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वर्क डन taking the body from initial position to final position is equal to the difference between respective potential energies। तो ये यहाँ पे क्लियर है हमें भी ऑलरेडी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे किसी हाइट पे था, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी थी, तो जब यहाँ पे पहुंची तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो वर्क डन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सपोज मान लो, लेट अस कंसिडर यहाँ पे इसके पास था एनर्जी कोई 10 जूल, अब हमने इसको और सप्लाई की, यानी कि और लेट अस सपोज यहाँ पे इसको 20 जूल, तो अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज द वर्क डन, जो ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस कर रहा था और अब ये जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज द वर्क डन, वही इससे मैं समझा रहा था, ठीक है। तो अब एक और चीज यहां पर हम लिख सकते हैं, when the body is released from height h, it comes down
with an increasing speed. While yeah, when the body comes into contact with ground, potential energy becomes equal to kinetic energy. तो किस तरीके से हम समझेंगे, फिर से उसी डायग्राम पे जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो बॉडी है, यहाँ पे इसके पास फॉर एग्जांपल कंसिडर इट एज ग्राउंड, यहाँ पे इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल 0 है। अब जब ये ऊपर गया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हाई है लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब जब ये नीचे आएगा, हम यहाँ पे ये बता रहे हैं वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कि जब ये इसको टच करेगा उस टाइम हम क्या कंसिडर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से हम एक्सप्रेशन निकाल पाएंगे। तो क्या लिखेंगे फिर हम, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। m और m कैंसल आउट हो गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो ये स्पीड एक्वायर करेगा। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू रूट h, यानी कि इस तरीके से ये वेरी करेगा। यानी कि ये जितना ज्यादा होगा ये h उतना ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर करेगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ यहाँ चीजें बताना चाहूंगा, फिर हम उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पॉइंट्स टू बी नोटेड, टू बी देखो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आते हैं, यानी कि ये चीजें पूछी जाती है। वहां पे आपको कोई एक्सप्रेशन या कुछ और नहीं पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ क्या हुआ, वैसा बिल्कुल नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पहला पॉइंट में क्या लिखूंगा यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड for only conservative forces। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, दैट मीन्स कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ये सरफेस है और ये कोई हाइट h है, ठीक है, हाइट h है। चाहे आप ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ले जाओ डायरेक्टली पाथ नंबर 1 से, चाहे आप ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ले जाओ पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 2 से, ठीक है, या आप इसको इस तरीके से ले जाओ, पाथ नंबर 3। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सेम होगी तीनों केसेस में, इर्रेस्पेक्टिव आपके आपको कितना एफर्ट यहाँ पे लगाना पड़ा। जो हमने बताया था कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो होते हैं पॉइंट फंक्शंस, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे वो डिपेंड करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव पॉइंट फोर्सेस क्या होते हैं, जो पार्ट डिफाइन पे, जो जहां पे मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस, यहाँ पे फिर से रिकॉल करूंगा मैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम
एनालॉगस ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के। वो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, उनको हम एनालॉगस ले सकते हैं डिस्टेंस के। यानी कि अगर मेरे पास यहां से ऑब्जेक्ट यहां तक आ रहा है, ठीक है, यहां से ऑब्जेक्ट यहां आ रहा है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो डिस्टेंस क्या है मेरी, तो ये मेरी डिस्टेंस होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो इंटरमीडिएट पाथ कौन सा फॉलो किया, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन दैट थिंग। अब सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी depends upon frame of reference। यानी कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट आप मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेट अस सपोज दिस इज सरफेस ए, लेट अस सपोज दिस इज सरफेस बी, तो लेट अस कंसिडर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो मान लो ये हाइट पर है एच के विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो अगर मैं यहां पे बताऊं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लेट अस सपोज मास m विथ रेस्पेक्ट टू b, दैट विल बी mgh। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस जो है ये है x के बराबर, तो यहां पे मैं लिखूंगा यहाँ पे VB, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू b वो होगी mgh सिंपली। अब अगर मैं लिखूंगा VA, इट विल बी इक्वल टू mg इंटू h प्लस x। तो यानी कि ये पॉइंट आप रेफरेंस पॉइंट आप कौन ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे मैं समझा रहा था। तीसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड, a body in motion may or may not have potential energy। यानी कि एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो लेट अस सपोज एक सरफेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये एक बॉडी है, सपोज इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v। तो अगर ये इसी सरफेस पे जा रहा है तो देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसकी जो भी है वो है काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम दूसरा केस लेंगे इस तरीके से, अगर अब रास्ता इस तरीके से है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ऐसा, तो एक तो इसकी मोशन v है, तो दूसरा ये क्या कर रहा है, दूसरा ये हाइट भी गेन कर रहा है। तो दैट मीन्स कि दोनों के बीच में फर्क क्या है, यहां पर है नो पोटेंशियल एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी व्हेन इन मोशन। और यहां पे फिर से रिमाइंड कर रहा हूं कि विथ रेस्पेक्ट टू हम ये यहां पे बता रहे। अब अगर दूसरा यहां पर देखेंगे,
यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मोशन में है तो ऊपर जा रहा है, तो दैट मीन्स चेंज आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी पोटेंशियल एनर्जी के, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी उसके रिलेटेड। अब हम जाते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे। सो लेट अस मूव नाउ टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिसिटी के बारे में आपको पूरा सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ना है, तो अभी यहाँ पे मैं इलास्टिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की या किसी चीज़ की, यानी कि आपके पास अगर रबर होगा, अगर आप उसको इस तरीके से खींचोगे और छोड़ दोगे तो वो वापस आएगा, तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। वो बिहेवियर होता है उसका, और मटेरियल का सेम होता है उसी तरीके से। तो यहाँ पे हम स्प्रिंग का ज्यादातर पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग can be defined as the energy required to compress या expand it from its इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि वो एनर्जी जो हमें लगेगी इसको डिस्टर्ब करने में, उसको हम बोलेंगे स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम यहां पर मैं एक और चीज लिखूंगा। देखो, अब जब हमने इसको खींचा तो अब कोई फोर्स होगा जो इसे वापस लाने की कोशिश करेगा, तो उसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर मैं लिखूंगा द फोर्स विच विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स original state is known as restoring force। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाते हैं। अगर आपने थोड़ा सा सुना होगा हुक्स लॉ के बारे में, यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा, या मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। फॉर एग्जांपल, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, लेट अस सपोज ये इसकी पोजीशन ए है। लेट अस हमने एक फोर्स इस पे एफ अप्लाई किया, ठीक है, तो मान लो इसकी इनिशियल जो डिस्टेंस थी ये x थी। अब फोर्स अप्लाई करने होने के बाद इसमें क्या हुआ, जब हमने इसको फोर्स अप्लाई किया तो ये एक्सपेंड हो गई और ये यहाँ पे पहुंच गई, यानी कि पॉइंट बी तक। तो मान लो ये जो डिस्टेंस है ये बन गई x प्लस डेल्टा x फोर्स है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि जो ये चेंज हो रही है वो लीनियर हो रही है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं,
सपोज दिस इज द फोर्स अप्लाइड एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। मैं मानूंगा कि जितना मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उतना इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1 यूनिट अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो 1 यूनिट इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सेम तरीके से तो अप टू ए सर्टेन रेजीम, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। जहां तक ये बिहेवियर मटेरियल जहां तक ये दिखाएगा, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। आपके पास अगर एक छड़ी होगी तो आप क्या करोगे, आप उसको इस तरीके से मरोड़ोगे तो एक टाइम तक वो रेजिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जब एक थ्रेश होल्ड आएगा उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा, उसमें वो टेंडेंसी नहीं रहेगी वापस आने की। तो हम ये जो एरिया है यहां तक, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, सिट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिट्रस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिट्रेन, यानी कि जितना हम दबाव डालेंगे उतना ये सिट्रेन यानी कि इलोंगेट हो रहा है, या कंप्रेस, अगर कंप्रेस की बात करेंगे तो यहां पर इस तरीके से है। तो यहां पर अगर हम ट्राई करेंगे, यहां पर मैं क्या करूंगा, लेट मी डू वन थिंग। सपोज ये जो फोर्स है ये हमने F अप्लाई किया और जो ये डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ वो X हुआ। अब अगर आपको याद होगा कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ हम ड्रा करते हैं उसका जो एरिया होता था, अगर आपको याद होगा मैंने पहले भी आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जो ये एरिया है, एरिया इनक्लोज्ड अंडर दिस कर्व इट विल बी वर्क डन। तो अगर हम ये एरिया लिखेंगे, अगर ये हम एरिया लिखेंगे, लेट अस सपोज दिस इज ओ ए बी, यानी कि जो हमारा जो वर्क डन है हियर, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी। तो दैट मीन्स क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, यानी कि हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस क्या है इसका x, ऑल्टीट्यूड क्या है f, तो विच इंप्लाइज स्प्रिंग फोर्स या पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बताएंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स एफ एक्स, ठीक है। वन मोमेंट, तो कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम जाते हैं एक्चुअल में जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो इसमें जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, जिसके अकॉर्डिंगली हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो इसी चीज को हम यूज करेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पर नीचे, सिंस f is directly proportional to x, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को मैं खत्म करके मैं लिखूंगा f is equal to k times x, where k is constant of proportionality। तो it is known as, इसको हम बोलते हैं, it is known as स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं स्टिफनेस, स्टिफनेस। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस और करेंगे अभी, तो अभी के लिए इतना। तो हम इसको यूज करेंगे, देन पुट f इज इक्वल टू के एक्स इन फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स f के बदले क्या डालेंगे, kx, kx, और x अपना यहां पर ही है, तो विच इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स kx स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ
हमारा एक्सप्रेशन किसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। और जो ये रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो ये है F इज इक्वल टू के एक्स। तो इसका साइन कन्वेंशन डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने स्प्रिंग को एक्सपेंड किया है तो अब रेस्टोरिंग फोर्स वापस होगा, तो दैट मीन्स उस टाइम हम नेगेटिव साइन लेंगे। तो लेकिन ये जो एनर्जी है ये पॉजिटिव हमेशा रहेगी, इसमें साइन चेंज नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा इस पे जाएंगे, स्टिफनेस क्या होती है, स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है एक्चुअल में, F इज इक्वल टू के एक्स और K इज इक्वल टू F अपॉन एक्स। तो दैट मीन्स स्टिफनेस is defined as force per unit displacement, यानी कि फोर्स हमें कितना जरूरत है एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना फोर्स हमें एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट करने में लगेगा हमें स्प्रिंग को, दैट इज स्टिफनेस। तो अगर मैं यहाँ पे K इज इक्वल टू वन यूनिट ऑफ स्टिफनेस को डिफाइन करूं, सो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा विच इंप्लाइज K इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर, देन इट विल बी इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 unit of stiffness is defined as, yeah, let me do one thing, yeah, let us keep it as it is. या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू के एक्स, लेट x इक्वल टू 1, so which implies F will be equal to K, so that means stiffness is the force required to make a displacement of 1 meter in स्प्रिंग, यानी कि कितना फोर्स हमें लगेगा एक स्प्रिंग को 1 मीटर एक्सपेंड या कंप्रेस करने में। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे क्या है, सिंस F इज इक्वल टू के एक्स, तो विच इंप्लाइज फॉर x टू बी कांस्टेंट, x टू बी कांस्टेंट, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, F will be directly proportional to K, यानी कि अगर हम कोई फिक्स डिस्टेंस यहाँ पे मान लो कि हमें ये कोई स्प्रिंग इतनी एक्सपेंड करनी है, हमें वैल्यू गिवन है, तो उस केस में क्या होगा, फोर्स जो होगा, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा स्टिफनेस होगी यहाँ पर। तो उस तरीके से हमें इस चीज को समझना है। तो जैसे मैंने पहले आपको समझाया ये चीजें, तो उस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है।
तो अब हम जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, तो यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज कंजर्व्ड अंडर कंडीशंस, यानी कि इसको ना तो हम लाइक क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेट K is kinetic energy, V is potential energy, and E is total energy. Then according to the principle of conservation of mechanical energy, E will be equal to K plus V, यानी कि ये, तो इसका मतलब क्या है, अब हम वो चीज समझते हैं। पहले लेट अस कंसिडर अ केस मैं एक सिंपल पेंडुलम का केस लेता हूं, ठीक है। ठीक है, ये एक जगह, ये एक और जगह, ये बिल्कुल ये जगह ले रहा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि देखो ये इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है यहां पर इसके पास है काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। अभी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये है डेटम, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या है, 0। अभी अगर इस पॉइंट पे जाएंगे, यहां पे बिल्कुल रुक रहा है, क्योंकि अगर आपको रोल्स थॉर्म याद होगी, बॉल जब हम ऊपर फेंकते हैं तो जब वो एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचती है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है एक पॉइंट पे। जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सारे डेरिवेटिव्स यानी कि मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं उस चीज को, तो यहां पर क्या है, फिर यहां पर है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब इसके दरमियान में ये वेरी हो रही है, ठीक है। ये जो है वेरी हो रही है किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का है तो यहाँ पे कोई वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी का, तो इस तरीके से कंजर्व्ड है। ये मैं अभी अभी हम प्रूव भी करेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ किस तरीके से एक्चुअल में होता है ये वेरिएशन वगैरह। ठीक है, तो ये एक कर्व हो गई और ये दूसरी कर्व हो गई। ठीक है, कंसिडर इट। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ क्या ले रहा हूँ, हाइट,
अभी देखो ये जो लेवल है ये है टोटल एनर्जी. लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट. कंसिडर दिस पॉइंट. यहां पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. तो अगर इसी कोऑर्डिनेट को हम लेंगे यहां पे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब यहां पर देखो अगर हम इस पॉइंट को लेंगे तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है. और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0. तो इस तरीके से अभी देखो क्या होता है. अगर मेरा यहां तक है, नीचे से यहां तक, ये है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो मेरा यहां से यहां तक, या इस तरीके से मैं बनाता हूं. देखो अभी यहां पे मैं समझा रहा हूं. इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी है या काइनेटिक एनर्जी इतनी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इतनी है. तो दोनों का सम टोटल क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. यानी कि ये जो प्रिंसिपल है ये स्टैंड कर रहा है. ठीक है. तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को सॉल्व करेंगे. लेट मी डू दैट. तो उसके साथ हम एंड करेंगे हमारे लेक्चर को आज के. तो प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है. तो क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं. मान लो ये एक सरफेस है. ठीक है. और मान लो ये कोई हाइट h है. दिस इज हाइट h. और लेट अस कंसिडर यहाँ पे कोई बॉल है. ठीक है. लेट मी नेम दिस एज पॉइंट A. अब दूसरा केस में क्या लूंगा, मैं बॉल को कंसिडर करूंगा यहाँ पर. लेट अस नेम दिस एज B. ठीक है. अभी इन दोनों के दरमियान मैं एक पॉइंट कंसिडर करूंगा. लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट C. मान लो कि इसकी डिस्टेंस ऊपर से नीचे तक है x. तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली फिर कितनी होगी? h माइनस x. अभी पूरा ध्यान रखो. अब मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस इसके लिखूंगा. एट पॉइंट A. पॉइंट A पर क्या है? हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. वही है ना? आमा काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0. सो दैट मीन्स E1 इज इक्वल टू mgh. तो यहां पर मेरे पास क्या है? mgh है. नाउ लेट अस कंसिडर कि ये बॉल ऊपर से अंडर द फ्री फॉल गिर गई यहां पर, अंडर द फ्री फॉल. तो क्या होगा फिर? उस केस में इसने डिस्प्लेसमेंट h कवर कर ली. तो इनिशियली ये रेस्ट पे था. तो यहां पे मैं लिखूं नाउ लेट द बॉल falls down under the effect
ऑफ ग्रेविटी। तो विच इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 0, वो तो 0 था। a क्या होगा, a विल बी इक्वल टू g, और s क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज h। तो मैं क्या लिख सकता हूं फिर काइनेमेटिक इक्वेशन से, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। so which implies v will be equal to under root of 2gh। तो जब इसने ग्राउंड को टच किया तो इसकी वेलोसिटी 2gh थी। अब हम क्या करेंगे, एट पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो बिकॉज h इज इक्वल टू 0। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, बट v किसके बराबर है, अंडर रूट 2gh। तो विच इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m, v के बदले क्या डालूंगा मैं, अंडर रूट 2gh का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर और रूट कैंसल आउट होता है, 2 और 2 कैंसल, तो विच इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सो हेंस E2 इज इक्वल टू mgh। तो इसका मतलब क्या है, E1 यानी कि जो एनर्जी यहाँ पे थी वही एनर्जी यहाँ पे भी है, बस इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हम केस कंसिडर करते हैं पॉइंट सी के लिए। नाउ फॉर पॉइंट सी, पॉइंट सी के लिए क्या क्या है हमारे पास, u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू g, h इज इक्वल टू, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, यहाँ मैं यहाँ पे s लिखूंगा, s इज इक्वल टू x, यानी कि जब ये यहां से यहां तक आया, हम यहाँ पे इस चीज को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से क्या अचीव कर लिए यहाँ पर, s इज इक्वल टू एक्स। तो क्या लिख सकता हूं मैं फिर, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, विच इंप्लाइज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gx। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो E3 विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाइट कितनी है इसकी, h माइनस एक्स, यानी कि mg इंटू h माइनस एक्स प्लस हाफ m v, लेट अस सपोज दिस इज v1। तो v1 स्क्वायर यहाँ पे डालेंगे अंडर रूट ऑफ 2gx इसका स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो गया, 2 और 2 कैंसल आउट हो गया। तो E3 का एक्सप्रेशन हमें इस तरीके से आएगा, mg इंटू, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा mg इंटू h माइनस mg इंटू एक्स प्लस mg इंटू एक्स। तो ये और ये कैंसल आउट हो गया, हमारे पास आ गया E3 इज इक्वल टू mgh। तो फ्रॉम अबो रिजल्ट्स E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3। तो ये
हमने प्रूव कर दिया कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर आपको इसकी कोई एग्जांपल देखनी हो तो फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है एग्जांपल्स सिंपल पेंडुलम जो मैंने आपको सिखाया, या मोशन अगर हम एक अंडर द वैक्यूम कंडीशन एक स्फेरिकल बॉल इस तरीके से घूम रही होगी तो वो कंडीशंस, तो ये सारी चीजें। तो with this we come to end to this class। आई होप आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की। थोड़ा हेक्टिक होगा आपके लिए, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की। आगे बहुत बहुत काम आने वाली है न्यूमेरिकल्स में। आई होप कि आप इनको जिस तरीके से मैंने अपना बेस्ट एफर्ट यहाँ पे लगाया, जो मैं लगा सकता था, जितना मेरा कैपेसिटी था मैंने लगाया, तो उससे ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे तभी जाके मेहनत रंग लाएगी। तो अगर इसके अलावा अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम जो भी हो, तो आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं। मैं आपकी हेल्प वहाँ पे डेफिनेटली करूँगा। तो लेट अस टेक लीव, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।